जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज संडे है। आप लोगों को पता है कि हर शनिवार और रविवार आप सबों के लिए 2025 में पूछे जाने वाले जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज लेकर हम आते हैं। तो आज उसी सीरीज में आप लोग के लिए जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें देना है कि कल यानी सोमवार से आप सबों के लिए जो है ना इंटीग्रेशन का क्लास स्टार्ट हो रहा है इसी टाइम में 6:30 बजे। तो यदि आप शाम 6:30 बजे जुड़ेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का क्लास वहाँ मिलेगा आपको। और इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, ठीक है ना, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का और डिफ्रेंशिएशन के सारे फॉर्मूला को हमने कराया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जब हम इंटीग्रेशन का क्लास शुरू करें तो वहाँ पर इन फॉर्मूला की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और यदि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए आप फॉर्मूला को ज़रूर देख लीजिएगा। बाद बाकी यदि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों को यही कहना है कि यदि आपको समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका होगा कि एक अवकल समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक आपको दिया गया है और सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा। जैसे व्यापक हल का मतलब है ये आपसे ये पूछ रहा है कुल मिलाकर कि वह कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना के बराबर आया है, उस फंक्शन को बताइए हमें। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आपके dy/dx बराबर e के पावर 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना। dy/dx बराबर क्या लिखा हुआ है, e के पावर 2x। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आया है, उस फंक्शन को बताइए। तो आपको नॉर्मली बात पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखा हुआ है और हमको फिर वही फंक्शन चाहिए तो हम इसका इंटीग्रेशन करके वहाँ पहुँच सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि dx वाला को x के साथ रखना है और dy वाला को y के साथ रखना है। ये हो जाएगा आपका dy बराबर e के पावर 2x, ये dx भाग में है उधर गुना में चला जाएगा इंटू dx। दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e के पावर 2x/2 और प्लस कितना हो जाएगा c। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि y बराबर e के पावर 2x/2 प्लस c। मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने से ये आया था आपका। क्लियर है ना, जहाँ c के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अच्छा, अब एक बात और सुन लीजिए कि जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे कि कोई भी अवकल समीकरण दे दिया जाए और आपसे कहे कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो आपको उस समय यही करना है कि dx वाला को x के साथ रखना है, dy वाला को y के साथ रखना है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके जो है ना आप उसका फंक्शन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि वक्र के कुल का अवकल समीकरण दिया गया है, क्या है? तो भाई x² + y² बराबर a²। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका समीकरण दिख रहा है ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है ना। x² + y² बराबर a², ये वृत्त का समीकरण है जिसमें a² जो है यहाँ पर जो आपको a दिख रहा है ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त जो होता है आपका यदि इसके केंद्र की बात करेंगे तो इसका केंद्र जो होगा मूल बिंदु पर होगा, ठीक है ना। तो अब आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि दिए गए संगत अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। देखिए, जब आप इसकी कोटि की बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि कोई भी अवकल समीकरण की कोटि निकालने की बात जब करेगा तो उसमें जितने आपको स्वतंत्र चर दिखेंगे आप उतना ही बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए कितना इक्के गो है ना, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x y z के लिए यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर 3D का कॉन्सेप्ट है तो हम आपको ऐसे ही ये समझा देते हैं कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, ये आपका y अक्ष है, तो y अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो आपको पता है कि इसमें जो है y का वैल्यू होता है, बाकी सब जीरो होगा।
यानी हो जाएगा 0, y, 0। तो इसमें केवल और केवल y का वैल्यू आपको दिखेगा, मतलब y का निर्देशांक दिखेगा, बाकी सब क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो सवाल भी यही आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु x, y, z के लिए x का मान और y का मान 0 होगा? नहीं, y का मान तो 0 नहीं होगा जब y अक्ष पर होगा। तो x का मान 0 और z का मान 0 होगा, बिल्कुल x का मान 0 होगा और z का मान 0 होगा, मतलब x का निर्देशांक 0 होगा और z का निर्देशांक 0 होगा, y का निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा। यदि आपसे कहता कि x अक्ष पर, तो जब x अक्ष की बात करेंगे तो उसमें x का मान होता है, बाकी सब 0 होता है, यानी x 0, 0। इसमें x का मान होगा, y का 0 होगा और z का 0 होगा। यदि आपसे z अक्ष की बात करेगा, इसमें x का भी 0 होगा, y का भी 0 होगा और z का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने में है, कहता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन, व्यवरोध तथा चर सभी रैखिक होते हैं। पहले इसको समझिए। आप रैखिक प्रोग्रामन समस्या की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इसमें आप देखते हैं कि दो प्रकार के समीकरण आपको दिए गए होते हैं। एक होता है आपका उद्देश्य फलन, एक होता है आपका उद्देश्य फलन और दूसरा होता है आपका व्यवरोध। ठीक है ना? दूसरा क्या होता है? व्यवरोध। तो दो प्रकार के फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। और उद्देश्य फलन की पहचान है कि जिसमें z बराबर लिखा हुआ रहेगा, z बराबर कोई रैखिक समीकरण लिखेगा ax प्लस by, ऐसे। ठीक है ना? z बराबर कोई रैखिक समीकरण लिखा हुआ रहेगा तो वह आपका उद्देश्य फलन होगा। यदि व्यवरोध की बात करेंगे तो व्यवरोध भी जो होगा ना आपका, व्यवरोध भी जो होगा वो भी आपका जो है ना रैखिक, रैखिक, सभी के सभी जो होते हैं ना ये रैखिक ही होते हैं। रैखिक कहने का मतलब क्या कि जिसका उच्चतम घात 1 होता है। ठीक है ना? तो यदि उद्देश्य फलन की बात करेंगे तो यह भी आपका रैखिक होता है, और यदि व्यवरोध की बात करेंगे तो यह भी आपका जो है ना वो रैखिक ही होता है। तो दोनों के दोनों रैखिक होता है। सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन, व्यवरोध तथा चर सभी रैखिक होते हैं। बिल्कुल, केवल उद्देश्य फलन रैखिक होते हैं, केवल चर रैखिक होते हैं, केवल व्यवरोध रैखिक होते हैं? नहीं, इसमें सब रैखिक होता है। उद्देश्य फलन भी, जिसको z बराबर देखते होंगे आप लिखा हुआ, वो भी रैखिक होता है। इसके बाद व्यवरोध और इसके बाद चर, सबके सब रैखिक होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि सुसंगत क्षेत्र बिंदुओं का वह समुच्चय है जो संतुष्ट करता है। देखिएगा, सुसंगत क्षेत्र हम आपको बताए हैं कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये 2 लाइन ऐसे गया है और ये वाला पार्ट सुसंगत क्षेत्र है, ये वाला पार्ट सुसंगत क्षेत्र है। तो आपको पता है कि ये जो सुसंगत क्षेत्र है ये किसको संतुष्ट करता है? उद्देश्य फलन को, कुछ व्यवरोध को, सभी व्यवरोध को। ये उद्देश्य फलन जो होता है ना, सुसंगत क्षेत्र का जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट जो है ना, जितने भी उसमें व्यवरोध है सबको संतुष्ट करता है। ठीक है ना? और सबको संतुष्ट करने वाला ही जो पार्ट होता है ना, उसको सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। और वह क्षेत्र जिस बिंदु से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कोणीय बिंदु कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो है ना सभी व्यवरोध को संतुष्ट करता है। आगे चलते हैं। अगला आपका है कि एक डिफरेंशिएशन का सवाल है, जिसमें यहाँ पर 3 बाहर में है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है। आप 3 को बाहर ही रखिए। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो जब आप 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 के बराबर। और 3 जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है आपका? 0 के बराबर। ठीक है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, सवाल है कि डी ई के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई के पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? समझिएगा, ई के पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसको हम आगे लिख देते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया। आप डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को या उसके जितने भी ट्रिक वाले वीडियो हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो हम आपको बता दें कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन का, वेक्टर का, 3D का
ये सारे के सारे जो क्लास हो चुके हैं सबका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी देखना चाहते हैं वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 इंटू ई के पावर 4x, और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये वही कॉन्सेप्ट है होल पावर वाला। यदि कोई फंक्शन होल पावर वाला है, वो भी बहुपदीय फलन है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है आप कितना, पावर को आगू में लिखते हैं, फंक्शन को ज्यों कहते हैं वो लिखते हैं, पावर में से कम कर लेते हैं। यानी इसका हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है कि किसी अव्युत्क्रमीय अवयव ए के लिए, देखिएगा, यदि कोई भी अवयव का मान आप निकालते हैं, यानी उसका डिटर्मिनांट निकालते हैं, और यदि उसके डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाए तो वह आपका अव्युत्क्रमीय हो जाता है। अव्युत्क्रमीय अवयव होता है, अव्युत्क्रमीय अवयव हो जाता है, ठीक है ना, अव्युत्क्रमीय अवयव हो जाता है। अर्थात यदि किसी भी अवयव के डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो रहा है तो उस अवयव का व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ये समझिएगा। आपको बता दें कि ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम, यदि कोई अवयव ए है और आप उसका व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। और अब आप गौर से देखिएगा कि यदि डिटर्मिनांट का मान ही 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, यदि डिटर्मिनांट का मान ही 0 के बराबर हो जाए तो अब आप बताइए कि किसी संख्या में या किसी फंक्शन में 0 से भाग देने पर वो जो है अपरिभाषित हो जाता है। तो क्या उस फंक्शन का या क्या उस अवयव का व्युत्क्रम निकालना संभव है? नहीं। कब? जब उसके डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वह आपका अवयव जो है अव्युत्क्रमीय होगा, मतलब उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अवयव व्युत्क्रमीय तभी नहीं होगा या व्युत्क्रमीय तभी होगा जब उसके डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। डिटर्मिनांट का मान यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, और यदि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर आ गया तो उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका है कि i बराबर, यदि i 1 2 गुने 2 क्रम का वाला एकांक अवयव है तो i के पावर 3 का मान कितना होगा। सुनिए, i जो है ना 2 गुने 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है, यानी 1 0 0 1, ये 2 गुने 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है। तो सवाल आपसे पूछा है कि i के पावर 3 का मान कितना के बराबर होगा। एक बात हमने आपसे पहले ही शेयर कर लिया है कि जब भी आपको तत्समक अवयव की बात करें तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, और 1 के पावर में आप कितना भी रख दीजिए, ठीक है ना, 1 के पावर में आप कितना भी रख दीजिए उसका मान 1 के होगा। तो जब i का मान 1 के बराबर है तो 1 के पावर में 3 रखेंगे तो ये इसका मान i के बराबर होगा, i के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, पावर में कितना भी रख देंगे उसका मान 1 के बराबर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। पहली बात तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हो जाता है, π/2 इंटू डी एक्स, और π/2 को हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, सीधा dx। क्या लिख सकते हैं भाई, तो π/2 और यहाँ dx है ना x, अब प्लस में c, तो π/2 इंटू एक्स प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल है आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बार जल्दी से बताइएगा सब लोग। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स अब प्लस में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एफ एक्स। ये देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सवाल कह रहा है कि पहले किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कीजिए और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये तो वही बात हो गया। जैसे
एक फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स, हाँ, कह रहा है कि पहले इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब कह रहा है कि फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो माइनस को बाहर रखिए और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। कितना होगा देखिए, तो माइनस बाहर रहेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, यह माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। इसका क्या मतलब हो गया कि आप यदि किसी फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर पहले इंटीग्रेशन करते हैं और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर देता है, तो फंक्शन जैसे के तैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, मतलब फंक्शन जो है ना वो ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 बार क्रिया किया है। एक बार उसी फंक्शन का पहले डिफ्रेंशिएशन किए, फिर आप उसी का इंटीग्रेशन कर दिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि दिए गए फंक्शन का मान जो है वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, मतलब एफ के बराबर ही रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपका है कि एफ बराबर है ई के पावर एक्स बटा में है ई के पावर 2x + 1 × dx, तब एफ का मान ज्ञात करना है। समझिए, इंटीग्रेशन आपका है ई के पावर x और बटा में है ई के पावर 2x को आप क्या लिख सकते हैं, ई के पावर x को होल स्क्वायर + 1, और यदि आप इसमें से ई के पावर x को मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि y बराबर आपने ई के पावर x को माना, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने से आएगा फिर ई के पावर x ही आएगा ना। अब ई वाला ई के पावर x से ई वाला ई के पावर x कट जाएगा, ठीक है, और जब कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ई के पावर x को आपने क्या माना है, y ना, ये हो जाएगा y² आ जाएगा 1 बटा में y² + 1, और आपको पता है कि 1 बटा में 1 + y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो tan 1y + c, और आपने y किसको माना है, y आपने किसको माना है, तो y आपने माना है e के पावर x को, ये हो जाएगा आपका tan 1 e के पावर x + c। चेक करेंगे कहाँ पर है, tan 1 e के पावर x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल आपका है कि x के पावर 5 × dx, पहले तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन x के पावर 6 बटा 6, सीमा का मान क्या है भाई, a से b है। चलिए ठीक है, क्या करेंगे अब, तो आपको पहले करना क्या है कि इसमें 1 बटा 6 को बाहर रख लेना है और x के जगह पर मान रख देना है, पहले b रखना है, तो हो जाएगा b के पावर 6 माइनस a रखना है, तो हो जाएगा a के पावर 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बटा में 6, और ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है सभी का, आगे बढ़ें। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल आपका है कि 0 से π/2 sin² x × dx। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सीमा का मान है 0 से π/2 sin² x × dx। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, 0 से π/2, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना, और जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके निश्चित समाकलन में इसके गुणधर्म में आपको पढ़ना है कि यदि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x को घटा सकते हैं, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस x, ठीक है ना, इंटू dx। अब ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 sin² 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos² थीटा, यानी cos² x × dx। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ये i बराबर यदि है और ये भी यदि i बराबर है, और यदि आप दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर sin² x + cos² x बराबर कितना हो जाएगा, 1 × dx। ये हो जाएगा आपका 2i बराबर, एक का इंटीग्रेशन x होगा, सीमा का मान कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक है ना। ये हो जाएगा 2a बराबर π/2 माइनस 0, 0 छोड़ दीजिए, गुना में उधर भाग में चला जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका π/4 ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपका है कि एक दिया गया आपका अवकल समीकरण है और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए अवकल समीकरण का घात क्या होगा, ठीक है ना। दिए गए अवकल समीकरण का घात किसके बराबर होगा, मतलब कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि घात और कोटि दो ही तो सवाल इससे बनता है, एक तो बनता है कोटि
और एक बनता है आपका घात। जब आपसे पूछे कोटि तो आप देखिए कि पूरे के पूरे अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ है। तो पूरे के पूरे अवकल समीकरण में जहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा, ठीक है ना, वहीं पर उसकी कोटि होगी। मतलब दिए गए अवकल समीकरण की कोटि वही होगी जितना सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। तो यदि हम बात करें इसमें, तो इसमें एक बार डिफरेंशिएशन इसका हुआ है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है नहीं। तो यदि आपसे कोटि पूछता तो 2 हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाता 2 के बराबर। लेकिन यदि आपसे कोटि ना पूछ के पूछा है घात, तो आप जिस कोटि को देख रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपको कोटि दिख रहा है उसी के होल पावर में आप देखिएगा तो जो मान आपको दिखेगा वही उसका घात कहलाएगा। अच्छा, होल पावर में यदि कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिएगा कि 1 जरूर है, ठीक है ना। यदि पावर में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसका घात हो जाएगा आपका 1 के बराबर। विशेष रूप से इसका जो कॉन्सेप्ट है घात वाला, ये इतना भी आसान नहीं है जितना भी हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा पेच भी है, लेकिन आपके एनसीईआरटी लेवल में यही आपको दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसके पेज को हम सीधा कर देंगे, मतलब कहता है ना कि उलझे हुए पेज को जो है ना सीधा कर देंगे, तब जाकर आपको लगेगा कि इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और यदि उससे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो फिर वहाँ पर जाकर आप उलझ जाएंगे और आप निश्चित रूप से गलती करके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक और होता है कि घात अपरिभाषित। अब अपरिभाषित होने का कॉन्सेप्ट है और उसमें भी बड़ा सा पेच है, ठीक है ना। इसलिए जब हम लोग वहाँ चलेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपका है कि सामान्य रैखिक प्रोग्रामन में उद्देश्य फलन है। कैसा होता है भाई, रैखिक फलन है और रैखिक है, अचर फलन है। अचर तो नहीं होता, केवल कांस्टेंट थोड़ी ना होता है उसमें, केवल कांस्टेंट नहीं होता है, और रैखिक भी नहीं होता। हमने आपको बताया है कि सामान्य रैखिक प्रोग्रामन में, यहाँ पर बात भी लिख रहा है रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक फलन ही तो होगा। अगला सवाल आपका है, यहाँ पर दिया गया है पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 5/8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा। पहले तो आपको फॉर्मूला बता दें कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है इसका। इसमें देखिएगा ए यूनियन बी का मान जो है आपको दिया गया है कितना के बराबर, 5/8 के बराबर। पी ए का मान कितना दिया गया है, 1/4। पी बी का मान कितना दिया गया है, 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कितना आएगा, 5/8, ये इधर आ जाएगा माइनस 1/4 माइनस 1/2 बराबर हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा आपका लॉस कितना, 8 ना, 5 माइनस 4 दूना 8 तो 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 यानी 4 बराबर हो जाएगा आपका माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 घट के हो जाएगा माइनस 1/8, माइनस 1/8 बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, यानी इसका आंसर 1/8 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/8 के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल आपका वही है कि पी ए यूनियन बी का मान कितना होगा। ए यूनियन बी होना चाहिए यहाँ पर, ए यूनियन बी, ठीक है ना। अभी आप जस्ट देखे हैं फॉर्मूला, तो अभी जस्ट लिखे थे। ए यूनियन बी बराबर होता है आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। देख लीजिए कहाँ है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। सवाल है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो 2a माइनस बी का मान कितना होगा। मतलब नॉर्मली आपको घटाना है, तो पहले देखिए 2a, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2a निकल के आएगा आपका। कितना आएगा देखिए तो 4 6 8 10, और इसमें से कितना घटा देना है, तो b का मान घटा देना है। b का मान कितना है, 4 6 8 10, मतलब सेम घट जाएगा, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देख लीजिएगा, घटाने का तरीका भी वही है, संगत अवयव को संगत अवयव में से घटा देना है आपको, ये घटा देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।
आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका है, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, हाँ अब दिखेगा। देखिए सवाल आपका है कि दो अवयव ए तथा बी के क्रम 2 गुने 4 है। एक अवयव ए है जिसकी कोटि कितना है, 2 गुने 4 है। एक अवयव बी है जिसकी कोटि कितना है, 3 गुने 2 है। ठीक है ना। सवाल आपसे पूछा है कि यदि दोनों को आपस में गुना करना हो तो गुना करने के बाद जो एक नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या है। पहली बात तो आप जान लीजिए कि दोनों अवयव को गुना तभी कर सकते हैं जब इसके पहला वाला मान और इसकी दूसरा वाला ये दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर है तो अब जो बनेगा नया अवयव उसकी कोटि कितना होगा, तो ये और ये, यानी 4 गुने 3, इसका दूसरा गुने इसका पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है ना। क्लियर है, देख लीजिएगा। एक मिनट, 2 गुने 4 है, माने इसमें 2 गो पंक्ति है, 4 गो स्तंभ है। नहीं, एक मिनट, इसमें 2 गो पंक्ति है और 4 गो स्तंभ है। और नीचे वाला में कितना है, नीचे वाला में आपका है 3 गुने 2, यानी इसमें है 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ हैं। पंक्ति से स्तंभ में गुना। अरे भाई ए और बी का मान ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। इसमें दिक्कत क्या हुआ समझिए, बराबर क्या होना चाहिए था, तो इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला ये दोनों बराबर होना चाहिए था। ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो है ना ए बी का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ये आपका ये गलत हो जाएगा। ए बी का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। समझिए ठीक से, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझिए एक बार। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा समझिए। कॉन्सेप्ट है कि यदि आप कोई अवयव ए है और कोई अवयव बी है, आप इन दोनों का गुना तभी कर सकते हैं जब ए में जितने पंक्ति में अवयव है बी के उतना ही स्तंभ में अवयव होना चाहिए। अब ए के पंक्ति में जितना अवयव है बी के स्तंभ में उतना ही अवयव होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है समझिए आप। देखिए यदि हम बात करें कि ए के पंक्ति में अवयव है 1 2 3, ठीक है ना, तो बी के स्तंभ में भी उतना ही अवयव होना चाहिए। मतलब 1 2 3 कहने का मतलब क्या है कि 3 गो अवयव है, तो इसमें भी आपको जो है ना 3 गो अवयव दिखना चाहिए इसके स्तंभ में। अब देखिए जब इसके पंक्ति में 3 गो अवयव है तो स्तंभ बन गया 3 गो, इसके स्तंभ में 3 गो अवयव है तो पंक्ति बन गया 3 गो। मतलब आपको ये करना है ना कि ये यदि m गुने n कोटि का है, ठीक है ना, m गुने n कोटि का है, तो ये जो है आपका n गुने m कोटि का होना चाहिए, या n गुने दूसरा p कोटि का होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला ये आपको बराबर दिखेगा। जब ये दोनों बराबर है तभी आप दोनों अवयव को गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गुना करने का कंडीशन कि गुना कब कर सकते हैं, तो इसका ये वाला और इसका ये वाला बराबर होना चाहिए तब गुना करेंगे। तो गुना करने पर मान लीजिए कि एक ए बी अवयव बनेगा आपका। अब उस गुना करने के बाद उसका कोटि क्या होगा, जो अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगा, तो ये n और ये p ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो m गुने p के बराबर होगा। ठीक है ना। वैसे इसका गुना करना संभव नहीं है। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका है tan का डिफरेंशिएशन। tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, सबको पता है tan का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। अगला है 3 का इंटीग्रेशन। 3 तो भाई बाहर कर लीजिए ना, 3 को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 3x + c। ठीक है, इसका हो जाएगा 3x + c के बराबर। और तेरी अच्छा कटा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, अभी तुरंत, तब तक आप इसको आंसर कीजिए ना, तुरंत अभी इसको हिसाब किताब लगाते हैं। सब लोग को बताइए तो इसका आंसर कितना होगा। यदि सवाल आपसे यह है कि YZ तल के समांतर तल का समीकरण, YZ तल के समांतर, YZ तल के समांतर, तो x बराबर k कांस्टेंट। अगला A और B दो स्वच्छ घटनाएं हो तो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना होता है, PA। अब सब ऐसा ही है क्या, और रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी बचे हुए और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इसको हम धीरे धीरे शनिवार और रविवार के दिन करके ऐसे ही ख़त्म करते रहेंगे। ठीक है ना। आज का क्लास ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको बेहतर लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।